Welcome students on my online classes. Today topic is establishment of Delhi Sultanate, slave dynasty. Hello everyone. Myself Dr. Shishma, assistant professor in history. हमारा आज का जो विषय है वो ग्रेजुएशंस और पोस्ट ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए सहायक होगा। हमारा आज का विषय है मुग़ल साम्राज्य का इतिहास। मुग़ल साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 4 वंश आएंगे। उसके बाद जो दूसरा हम करते हैं मुग़ल साम्राज्य, जो कि बाबर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक जाता है। पहला आज का जो विषय मैं ले रही हूँ वो दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो फर्स्ट वंश आएगा दास वंश। दास वंश जो है पहले कुतुबुद्दीन एक ऐबक जो था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मंडी से खरीद कर लाया गया था और उसने अपना वंश जो था, इसीलिए उसे दास वंश का राजा कहा जाता है कि उसने अपना दास्ता से जीवन शुरू करते हुए एक राजा के पोस्ट पर पहुंचा था और अपना जो था काम अच्छी तरह किया। कुतुबुद्दीन का जो दास था वो इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी, उसे भी मंडी से खरीद कर लाया गया था और वो भी अपना दास्ता से जीवन शुरू करता हुआ धीरे धीरे मंत्री पद पर अपनी अचीवमेंट्स के द्वारा वो राजा की पोस्ट पर पहुंचा। जो इल्तुतमिश है उसने चालीसा तुर्क के चहलगानी ग्रुप, उसका एक ग्रुप बनाया था। उसमें जो 40 सरदार होते थे वो अमीर वर्ग से रिलेटेड होते थे, जो कि किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। यदि हम इतिहास देखते हैं तो उसमें दिल्ली सल्तनत में या मुग़ल साम्राज्य में उलेमा और अमीर वर्ग दोनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उलेमा धर्म से रिलेटेड और अमीर वर्ग राजनीति से रिलेटेड। इतिहासकार कहते हैं जिस राजा ने धर्म और राजनीति को इकट्ठा नहीं होने दिया उसका शासन जो था बड़ा आराम से चला, लेकिन जिसने अपना धर्म और राजनीति को इकट्ठा कर दिया उसको अपना शासन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ा था। तो इसी कारण जो था, जो चालीसा थे ये जो जिसे कि तुर्की चहलगानी ग्रुप कहा जाता था, ये किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। मीन्स अपने अकॉर्डिंग राजा को बनाना। अगर राजा उनके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा तो वो राजा को चेंज भी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इल्तुतमिश के जो आगे बच्चों के यानी कि उत्तराधिकारियों के नाम आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया बेगम, बेहराम शाह, सुल्तान मसूद शाह। इनमें से अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो रजिया बेगम का था, तो जो कि पहली महिला शासक थी। इतिहास में जो हम पहली महिला शासक का नाम लेते हैं वो रजिया का लेते हैं, जो कि एक इस्लाम धर्म की औरत होने के बाद जब वो शासन पर बैठी, एक एज राजा बनी, तो सबसे पहले किस, अगर हम देखते हैं कौन सी वर्ग को प्रॉब्लम हुई तो वो था उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग, क्योंकि अमीरों में सारे उस समय क्या थे, अपने आप को एक राजा बनने के लिए योग्य समझते थे। लेकिन इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया, जब वो राजा बनी, वो सुल्तान बनी, तो उस समय की ना तो ये अमीरों से बात अच्छी लग रही थी ना ही उलेमा वर्ग को, तो इन्होंने अलग अलग विद्रोह करके जो था इसको यानी कि गद्दी से उतारना चाहा था। लेकिन अगर उसका जो अगला हम देखते हैं जो राजा बना वो था बलबन। रजिया के बाद आता है बेहराम शाह, सुल्तान मसूद शाह। तो
ये इतने योग्य नहीं थे। लेकिन बलवन जो है दास वंश में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण शासक के रूप में इसे माना जाता है, जिसने की क्योंकि वो खुद एक चालीसा का सदस्य था और उसको ये पता था कि चालीसा के सरदार कब विद्रोह कर सकते हैं और उनकी शक्ति पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। तो इसीलिए बलवन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले लौ और रक्त मीन्स आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी को ऑप्ट किया। ब्लड मतलब कि जिसको यानी कि जो राजा उसको नहीं मानता, राजा उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा दूसरा, तो उसको वो मार सकता है। लोह मतलब तलवार के द्वारा। उसने तलवार और खून की जो रक्त ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी थी उसके द्वारा अपने शासन को एक तरह से सुदृढ़ करने की कोशिश थी उसकी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उस समय का जो शासन प्रबंध था वो भी ज़्यादा एक तरह से जैसे डिसिप्लिन नहीं था। शासक के फेवर में कोई ज़्यादा लोग नहीं उसको मानते थे। तो इसीलिए बलवन ने गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले लौ रक्त की नीति को अपनाया। सेकंड, उसने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उन्हें प्रॉपर यूनिफॉर्म में आने के लिए कहा कि जब भी कोई दरबार में आएगा तो विदाउट जैसे कह लो भी प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस जो है उनकी होनी चाहिए। सेकंड, पेबास और सिजदा मतलब झुककर सलाम करना और पैरों को चूमना, ताकि राजा के प्रति क्या है एक उनको राजा को एक वो सम्मान दे सके। इसके अलावा उसे पता था जितने जागीरदार हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, ये कभी भी उसके अगेंस्ट कोई भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इसी कारण सबसे पहले उसने बलवन ने क्या किया, जागीरों के आपसी संबंधों पर रोक लगा दी। इसमें वो इकट्ठे बैठ के ना तो ड्रिंक कर सकते हैं, ना ही कोई पार्टी कर सकते हैं, ना ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो जागीरदार होते थे अपने बच्चों के जैसे शादियां कर देनी। फिर उन्होंने जैसे उस समय वाइन एंड वीमेन मोस्टली फेमस थी, तो इसी कारण उसने सबसे पहले जागीरों के इकट्ठे होने पर ही रोक लगाई। सेकंड, उसने स्पाई सिस्टम शुरू किया। स्पाई सिस्टम इसमें जासूसी सिस्टम, ताकि कोई भी अगर अमीर उसका विद्रोह करना चाहता है या कोई भी वो प्लानिंग कर रहा है तो उसका सबसे पहले खबर किसको मिलनी चाहिए, बलवन को, ताकि वो विद्रोह शुरू होने से पहले ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो इसीलिए बलवन को अगर शासन प्रबंध करने में अगर सबसे हेल्प हुई तो उसके चालीसा के जो खुद वो उसका मेंबर था उसकी नीतियों का पता था। इसी कारण दूसरा, उसने जो था सबसे पहले मेवात, कटेहर, दोआब जो ऐसे एरियाज थे उसमें कहते काफिरों का, काफिर इसमें किसको कहा जाता था उस समय, काफिर हिंदुओं को कहा जाता था। तो क्योंकि उस समय अलग अलग एरियाज में विद्रोह चल रहे थे और वो सबसे बड़ी चुनौती बलवन के लिए थी, तो उसने उन विद्रोहों को भी खत्म किया, जागीरों पर भी रोक लगाई, अमीरों को भी आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी के द्वारा अपने अधीन किया। इस परंतु यदि हम देखें अमीर और उलेमा वर्ग जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। बलवन ने अमीरों को रोक तो लगा ली, लेकिन साथ में धर्म को भी क्या रखा, एक तरह से अपने कुछ साथ भी रखा, कुछ उन पर पाबंदियां भी लगाई। जैसे उसने उनके नाम से सिक्के चलाए, खुतबे भी पढ़ाए, सब कुछ किया। लेकिन इतिहासकार भी क्या कहते हैं, जब तक हम धर्म और राजनीति को अलग, ये भी नीति बलवन ने अपनी ऑप्ट की हुई थी। उसने कभी धर्म और राजनीति को इकट्ठा नहीं होने दिया, उसने दोनों को अलग अलग रखा। तो लेकिन जो उसका बेटा था बुगरा खां वो ज़्यादा योग्य नहीं था। बलवन के बाद उसका जो बेटा था बुगरा खां वो ज़्यादा योग्य न होने के कारण उसका जो पोता था कैकुबाद, बलवन का पोता
कैकुबाद गद्दी पर बैठा, लेकिन उसमें अपने दादा के जैसे गुण नहीं थे। तो इसी कारण उसने सबसे पहले क्या किया, अमीरों के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दिया। अमीर जो कि चालीसा के हम कहते हैं, 40 सरदारों का गुट था, जो कि जिसे कि हम दूसरी लैंग्वेज में तुर्क ए चहलगानी ग्रुप भी कहते हैं। तो उसको ये पता था कि अमीरों के साथ दादा ने कैसे रखी है, परंतु वो उस नीति को नहीं अपना पाया। वो अमीरों के अकॉर्डिंग ही शासन करना, उसने अमीरों के साथ, कहा जाता है कि उसको ये लगता था कि अगर अमीर उसके साथ रहेंगे तो वो एक अच्छा शासक बन सकेगा, लेकिन उसकी ये नीति क्या हुई, गलत साबित हुई। तो उसकी मृत्यु ही किसी अमीर ने कर दी गई थी, उसको मार दिया गया था अमीर के द्वारा। तो इसी के साथ ही कैकुबाद की मृत्यु के साथ ही जो दास वंश है वो खत्म होता है, और उसके बाद जो अगला वंश शुरू होता है वो खिलजी वंश शुरू होता है। तो हम अपने आज का जो विषय है सिर्फ दिल्ली सल्तनत के सबसे पहला वंश दास वंश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर कैकुबाद तक हमने आज इस टॉपिक पर जो अपना थोड़ा सा यानी कि टॉपिक को शेयर किया है। हम जो कल है अपनी अगली जो हमारी होगी वो होगी खिलजी वंश, उसके बारे में हम अपडेट करेंगे। धन्यवाद।